नमस्कार दोस्तों। देखो पीछे अपन कार्बन से संबंधित है वो बातें कर चुकी हैं। आज अपन इस अध्याय के लास्ट टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत विचार विमर्श करेंगे। जैसे अपन पढ़ेंगे बहुलक, तो प्यारे बच्चों मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुलक में खास तौर से आपको एकलक जो इकाइयां है वो ही याद रखनी है। यानी मैं आपको जितने भी एकलक इकाइयां बता दूं वो रट लेना, वो बहुत है उतना ही। तो शुरुआत में अपन आज पॉलीमर जिसे अपन बोलते हैं बहुलक, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो बहुलक होता क्या है। बहुलक इसे विद्वान लोग जैसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना वो बोलते हैं पॉलीमर, और अपन क्या बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो देखो बहुलक होते क्या है। मैं इसको एक रिएक्शन के माध्यम से, क्यों केमिस्ट्री से हूं तो केमिस्ट्री से संबंधित ही आपको डेफिनेशन याद करवाने की कोशिश करूंगा, वो भी रिएक्शन के माध्यम से। देखो कैसे, यानी अपन बहुलक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी जब छोटे छोटे अणु मिलकर, यानी इस प्रकार से छोटे छोटे अणु, यानी एकदम छोटे छोटे क्या होंगे अणु, कौन से निम्न अणु भार वाले, वो मिलकर एक उच्च अणुभार युक्त बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण। ठीक है ना, उससे अपन क्या बोलते हैं बहुलक। यानी इस क्रिया को अपन क्या बोल देंगे, बहुलक। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे अणु होंगे तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एकलक। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में याद रखो तो यानी अपन पॉलीमर में जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एकलक बोलते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेसिंग संपन्न होती है उसे अपन बोलते हैं बहुलकी, बहुलकीकरण। आई बात समझ में? देखो डेफिनेशन से याद हो गया, यानी छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक उच्च अणुभारयुक्त बड़ी श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण। और इस प्रक्रिया में जब छोटे छोटे अणु क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एकलक, या फिर क्या बोलते हैं, मोनोमर। अब देखो टाबरों, ये जो बहुलक होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार है वो देखते हैं। तो इसे तो या तो आप लिख लो डायरेक्ट, या फिर मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, या कैसे रेसिपी अवेलेबल करवाऊंगा आपको। हो गया ना। अब देखते हैं अपन बहुलक के प्रकार। देखो बहुलक मुख्य रूप से अपन बोल सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो टाबरो व प्राकृतिक बहुलक। ठीक है ना, दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। ठीक है ना, यानी बहुलक मुख्य रूप से दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा कौन सा होता है, संश्लेषित। तो इसकी डेफिनेशन सीधी याद हो जाएगी गुरुजी किया। तो देखो प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, यानी जो प्रकृति के माध्यम से हमें सीधे प्राप्त होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक। दोबारा बोलूं देखो, यानी जो प्रकृति के माध्यम से हमें सीधे प्राप्त होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक। बात रही संश्लेषित की, तो यानी जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, संश्लेषित। और इसी संश्लेषित को अपन दूसरा भी नाम दे सकते हैं जिसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम बहुलक। यानी जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। तो अपन
पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलक क्या होता है। प्राकृतिक बहुलक पढ़ने के बाद में अपन देखेंगे कि संश्लेषित बहुलक क्या होगा। तो आगे देखते हैं अपन, चलो। अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक बहुलक के बारे में। देखो प्राकृतिक बहुलक, देखो प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं साथ में। जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो प्राकृतिक रबर, स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, रेंजिन, ठीक है। अब इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, यानी जो डेफिनेशन तो याद हो गई, इसके उदाहरण कौन से, प्राकृतिक रबर है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, रेंजिन है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, और वो किसका उठता है, प्राकृतिक रबर का। पहली बात आपको यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, ठीक। 2 नंबर ये से अपन एक वल्कनीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, वो प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अपन इसके उदाहरण में देखते हैं, शुरुआत में प्राकृतिक रबर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर के बारे में। प्राकृतिक रबर, नाम स्पष्ट हो रहे हैं, खटों प्राप्त हुआ अपन प्रकृति के माध्यम। तो देखो यानी हमें पहली बात, एक प्लांट होता है जिसे अपन बोलते हैं हेविया ब्रेसिकस, यानी रबर के प्लांट का नाम क्या हो गया, हेविया ब्रेसिकस। उस प्लांट से हमें द्रव्य के रूप में एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेक्स या छिर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी रबर के प्लांट से हमें एक द्रव प्राप्त होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, लेटेक्स हो, या फिर उससे अपन क्या बोलते हैं, छिर बोलते हैं। वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में। अब उस लिक्विड स्टेट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट को यदि अपन सॉलिड स्टेट में परिवर्तन करेंगे तो उसमें हमें कौन सा पदार्थ मिलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि रबर में कौन सा अम्ल मिलाकर उसे अपन ठोस अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो हमेशा याद रखना उसमें अपन मिलाएंगे एसिटिक अम्ल। तो पहली बात ये 1 नंबर का मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी लिख देता हूं, यानी ये एक द्रव के रूप में प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स या चीर। और ये जो प्राकृतिक जो रबर होगा, यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। टाब्रो इन आइसोप्रीन ने रटगी वेट जी उसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुकी है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन रट लियो चाहिए अभी 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हो, समझाने थे बात में। अब देखो इसकी रिएक्शन अपन देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है? प्राकृतिक रबर। ठीक है, इसका अपन क्या करवाते हैं? बहुलकीकरण। ठीक ना, तो क्या बन जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये क्या हो गया? पॉली आइसोप्रीन। आईनी बात समझ में? ठीक है ना, यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से किसका निर्माण होगा? पॉली आइसोप्रीन। क्योंकि इसमें शुरुआत में देखो कम अणु ले रहे हैं। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है? एन। एन का तात्पर्य क्या हो गया? ये श्रृंखला इसी क्रम में आगे चलती रहेगी, तभी तो इसके आगे नाम क्या लगाए? पॉली। यानी बहुत सारे अधिक अणु आगे से आगे क्या रहेंगे? जुड़ते रहेंगे। ठीक है ना, आगे देखो तुम, यानी ये जो पॉलीआइसोप्रीन हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये क्या होता है कि एकदम लिक्विड स्टेट में होगा, यानी द्रव अवस्था में। तो इससे पे अपन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इससे यानी इस द्रव से सॉलिड स्टेट में परिवर्तन करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। तो आगे देखो एक छोटी सी चीज, देखो मान लो ये जो हमें प्राप्त हुआ था द्रव अवस्था में, इसमें अपन क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल CH3COH। ये मिलाएंगे तो जो रबर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीधी सी बात है, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस प्रकार का जो हमारे पास रबर होगा वो कम प्रत्यास्थ, ठीक है, कम तनन सामर्थ्य यानी खींचने की क्षमता, ये क्या होगी इसमें? ये जो सभी गुण है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसके गुण को बढ़ाने के लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। यही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है। वल्कोनाइजेशन, इंग्लिश में अपन नाम बोलेंगे तो वल्कोनाइजेशन बोल सकते हैं, या हिंदी में वल्कनीकरण क्या है। तो यानी ये जो रबर होगा, जैसे मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरे पास क्या है? रबर है, ठीक है। अब इस रबर में मैं क्या मिलाऊंगा? सल्फर। अब इस सल्फर को मिलाकर मैं इस रबर को क्या करूंगा? गर्म, ठीक है। जैसे मैं गर्म करूंगा तो इस रबर के अंदर, यानी जो मेरे पास रबर था, इसमें बीचों बीच में सल्फर के अणु क्या है? एक त्रिविम जाल के रूप में क्या हो जाते हैं? फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रबर होगा, अब हमारे पास ये जो रबर हुआ है, इस रबर में क्या है? यानी ये जो रबर होगा कठोर, मजबूत, अधिक तनन सामर्थ्य वाला क्या होगा? रबर होगा। तो इसी के साथ बच्चों अपन बहुलक के अंदर जो प्राकृतिक बहुलक था उसके बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और जहां भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से उसमें लिख दिया करो, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।